सो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित यादव आज आपके सामने मैथ्स के ओनली एमसीक्यू यानी क्लास 10th के एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जिसको मैंने पहले ही कहा था कि एक किसी क्लास में लगभग 50-60 एमसीक्यू करा देंगे तो आपको एक तरीका मालूम हो जाएगा कि आपको एमसीक्यू कैसे करने चाहिए। मैंने 3 सेट के 20-20-20 यानी 60 एमसीक्यू लिए हैं, लिखे नहीं हैं। मैं एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह ही कराऊंगा, ठीक है। आप बारी बारी से देखते जाइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा क्वेश्चन है मैं वैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास सामने है HCF मल्टीप्लाई LCM आपको निकालना है, ठीक है। किसका? 2 नंबर है, एक नंबर है 30 और एक नंबर है 70, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 4, 21, 70, 2100 और 210। अगर टिक लगाना हो तो सीधा मैं बता दूं, बस मुझे बताना ये है कि अगर इसी तरह कोई दूसरा है तब आप ज़रूर टिक लगा लेना, ठीक है। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ 2 सेकंड का पॉज लेके बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर आपने ये देखा तो मन में ख्याल आना चाहिए तुरंत एक फार्मूला कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल एक फार्मूला होता है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है। तो क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो इसको कुछ नहीं करते हैं। पहला नंबर हो गया 30, दूसरा हो गया 70, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21 और 2 जीरो आंसर हो। ये सब करने की नीड नहीं थी, आपको बस ये देखना था नंबर और मैं टिक मारना था। मैंने जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बताया, ठीक है। फटाफट करना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है। इस तरह का एक ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बना है, यहाँ पर पॉइंट दिया है जो कि होता है -b/2a, d/4a माइनस का, ठीक है। ये x एक्सिस है, आपको मालूम है ये y एक्सिस है और ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। f ऑफ x एक क्वाड्रेटिक है जो कि है ax² + bx + c। इस तरह क्वेश्चन हर लगभग सेट में एक क्वेश्चन है, तो आपको ये फिगर देखना आना चाहिए। ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ और फिर आप बताएं कि कौन सा आंसर है। यहाँ पर A पॉजिटिव, B नेगेटिव और C पॉजिटिव पहले ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में A नेगेटिव, B नेगेटिव और C नेगेटिव, तीनों नेगेटिव कह रहा है, ठीक है। इसके बाद A नेगेटिव, B पॉजिटिव और C पॉजिटिव, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और C नेगेटिव। अब देखो 4 ऑप्शन है, इस फिगर के थ्रू लगाने को 1 सेकंड में लगा दें, पर समझना भी है क्योंकि अगर दूसरा सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कितना जल्दी बिना पूछे इधर उधर कर सकें, ठीक है। सबसे पहले केवल 2 डायग्राम बनते हैं पॉलिनोमियल में, या आपको याद रखने बनते 4। आपको क्या याद रखना है कि ये अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसका फिगर ये है, या कहूँ तो ग्राफ ये है, तो एक ग्राफ बनता है इस तरह का, ऐसे ऊपर जाता है, और एक बनता है जो ऐसे नीचे जाएगा। एक यू शेप का होगा, एक यू का उल्टा होगा। जिसमें ए यू शेप का हो उसमें ए हमेशा पॉजिटिव रहता है, जिसमें ए उल्टा हो यू नेगेटिव रहता है, ए नेगेटिव रहता है। पहले तो एक बात ये याद रखना। तो हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, यानी हमारा आंसर पहला या चौथा में कोई एक है, ठीक। अब आओ, इसके बाद आती बारी बी की और सी की। पहले सी के बात कर लेते हैं। सी कह रहा है, सी क्या है, सी मैं बता दूं क्या है। सी है वाई के ऊपर इंटरसेप्ट, वाई लाइन के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट। तो ये वाई को कट जिस जगह कर रहा है वो सी है,
अब अगर यहाँ कट कर रहा है, y पर अगर कोई कट कर रहा है तो वहाँ x 0 है, तो यहाँ x 0 रखोगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो यही y जो है वो c का काम करेगा। और ये पॉजिटिव जगह पर काट रहा है, पहली चीज़ तो ये देख लो, तो c हमारा पॉजिटिव है। चेक करो c कहाँ पॉजिटिव है, इसमें नहीं है। हमारा आंसर ए हो गया। हमारा हमने आंसर लगा लिया, ठीक है। इतना सब ना बता के, ना ये ग्राफ बना के, ना ये सब बता के, आपके सामने अगर एग्जाम में आए तो तुरंत कुछ नहीं करना है, देखना है u है, a पॉजिटिव, आंसर a में से। c का यहाँ काट रहा है ऊपर, y प्लस में काट रहा है, तो ये आंसर। अगर c नेगेटिव काटता तो c वाला आंसर आता, ठीक। अब रह जाता है b पर भी बात कर लेते हैं। b कौन होगा, तो ये पॉइंट देख रहे हो, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होगा जो ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, सबसे नीचे पॉइंट होगा, ठीक है। उसके इन्होंने कोऑर्डिनेट भी दिए, खैर हमको उससे इतना लेना देना नहीं है। अगर हम केवल इसकी भी बात करें, ये लिखा है -b/2a, क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब बचा केवल -b/2, ये तो प्लस का ही है, यानी ओवरऑल वैल्यू को अगर हमें प्लस दिखाना है तो b को माइनस का होना पड़ेगा, ये b निगेटिव है। सिंपल सी बस इतनी बात याद रखनी है। पहली बात, अगर u जैसे है ऊपर की तरफ है तो a पॉजिटिव आएगा क्योंकि एग्जाम में। दूसरी बात, c के लिए अगर y पर ऊपर काट रहा है तब तो c पॉजिटिव, नीचे कट करता, यही अगर भाई यही अगर इधर से कहीं ऐसे काट देता, मान लो ये ऐसे काट देता इस जगह, ठीक है ना, या इस जगह ना काट के बनाता यूं ही, पर यूं काटता तो ये, तो सी नेगेटिव लेते। कुल मिला के इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेयर है x + 2y + 5 = 0, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है -3x -6y और +1 = 0 है वगैरह लिखा है, और एक ग्राफ बना है। ग्राफ में कुछ ऐसे बना के दे दिया इन्होंने, ठीक है। एक तो बिल्कुल ऐसे निकल गया और दूसरा ग्राफ निकल गया इसी के ऐसे पैरेलल से, या दो लाइनों का ग्राफ अगर, क्योंकि बनाने को भी आता है, तो वहाँ से तीन बातें निकल के आती हैं। या तो वो दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे काटेंगी, कहने का मतलब अगर ये ग्राफ है तो एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन कहीं ऐसे होगी, तो ये एक पॉइंट पे काट देगी, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। या तो इसकी तरह होगी जो कहीं भी नहीं काटेगी, ठीक है ना, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन क्योंकि पैरेलल हो गया। और या फिर कोई लाइन ऐसे होगी जो इसी के ऊपर चली जाएगी, तो यानी वो हर जगह काट रही है, यानी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस ये तीन बातें हैं। तो ना ये वाला, ना तो ये केस है एक सॉल्यूशन वाला, ना ये केस है। इसके ऑप्शन देते हैं तब आप देखें। ऑप्शन में है यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या कहोगे, यूनिक सॉल्यूशन है तो तुरंत मना कर देना। ऑप्शन में है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो तुरंत आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये भी गलत। भाई इनफाइनाइट नहीं है ना, बहुत सारे तो इसमें होते हैं जब एक के ऊपर ही एक हो जाता है। फिर कह रहा है नो सॉल्यूशन, तब आप कहोगे हाँ यही आंसर, सिंपल। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को समझते चलो। वो समय गया कि जब आप भरोसे आते थे पीछे वाले के। मुझे कराने का इन MCQ को बस इतना ही है कि आप जितना समय पूछने में लगा देते हैं उससे भी कम समय में अगर आप 2 मिनट पढ़ लो, 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लो, तो 11वें सेकंड में आप टिक मार दोगे, ठीक है। इतना ध्यान रखो। कह रहा है एक मैथ्स का ओलंपियाड हुआ, ठीक है, 2 लोग थे उसमें। पहली क्वेश्चन में लिखा है, 2 लोगों ने सॉल्व किया एक पजल को, उसमें लिखा है कि कोई एक होगा, वन ऑफ देम मेड अ मिस्टेक। एक ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ठीक है। किसमें कर दिया, इन अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा टर्म होता है, जिसमें कुछ x वगैरह ना हो, ठीक है। और एंड
गॉट रूट्स, रूट्स क्या आ गए हैं उसके 5 और 9, यानी कि कोई एक दो लोग होंगे मैथ्स की ओलंपियाड सॉल्व, मतलब उसमें क्वेश्चन होंगे, तो उस क्वेश्चन में उन्होंने जब सॉल्व की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उससे एक मिस्टेक हो गई, एक व्यक्ति ने एक मिस्टेक कर दी कहाँ पर, कांस्टेंट टर्म में, और उनके रूट्स आ गए 5 और 9। भाई ऐसे होते ना इक्वेशन, कुछ भी अपने मन से लिखो 2x² प्लस 3x प्लस ऐसे कुछ भी 4 लिख दिया, तो ये होता है कांस्टेंट वाला, इसमें गलती हो गई। ये हो सकता है 4 होना चाहिए था, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, -1 हो गया, कुछ हो गया, और इसको उन्होंने कर दिया सॉल्व, गलत को ही सॉल्व कर दिया और उनके आंसर आ गए ये और ये तो गई एक बात। दूसरी बात में वो कह रहे हैं, दूसरा जो है एक और है, उसने भी एक एरर की है, लेकिन उसने एरर पता है कहाँ की है, दूसरे वाले ने, उसने x के कोफिशिएंट पे की है, x के कोफिशिएंट पे। अभी बताया ना कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो उसने यहाँ गलती कर दी, x के कोफिशिएंट वाले के साथ गलती कर दी, और उसके रूट आ गए हैं 12 और 4। ये इतनी बड़ी कहानी थी, इसको इन्होंने सॉल्व, दूसरे वाले ने सॉल्व कर दिया। बताना क्या है, बट इन द मीन टाइम दे रियलाइज दैट दे आर रॉन्ग एंड दे मैनेज टू गेट इट राइटली जॉइंटली, फाइंड द क्वाड्रेटिक। 4 क्वाड्रेटिक दिए, क्या दी वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अपना आंसर मैच करना, 2x² प्लस 7x माइनस 24 इक्वल 0, फिर है x² प्लस 4x प्लस 14 इक्वल 0, फिर है 3x² माइनस 17x प्लस 52 इक्वल 0, और लास्ट है x² माइनस 14x प्लस 48 इक्वल 0, ये 52 है, ठीक है। अब ये 4 है, पहले वाले ने क्या गलती की है, उसने कांस्टेंट टर्म में गलती कर दी, उसका आंसर 5 और 9 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब पहले वाले के रूट ये और ये आए हैं, अगर तुमको एक फॉर्मूला आता है तो सुनना ध्यान से, x² माइनस, यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज भी लिखते हैं, बाहर x प्लस यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर तुम्हें पता है तो, बस इसी का ही यूज़ है। अगर तुम्हें ये बात पता है तो ध्यान से देखना, अगर पहले वाले की बात करें जिसने इस जगह गलती कर दी है, यानी कि उसने इन दोनों के मल्टीप्लाई में दिक्कत कर दी होगी, ठीक है, यानी उसने प्लस तो सही लिखा है, यानी 9 और 5 यहाँ 14 आना चाहिए, किसी में आ रहा है 14, एक में ही आ रहा है, हमारा आंसर हो गया। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, कर लेते हैं फिर भी। दूसरे वाले ने x के कोफिशिएंट में गलती करी है, लेकिन उसके रूट ये आए हैं, x के कोफिशिएंट में गलती करी, यानी 12 4 यहाँ पर उसने जो है 16 लिखना चाहिए था, यहाँ उसने 14 लिखा होगा पक्का, लेकिन 12 और 4 का मल्टीप्लाई करके 48, ये बात उसने सही लिखी, यानी एक तरीके से ये इक्वेशन पूरी फिट बैठती है। अब तुम ये बताओ, ये जो मैंने इतना सारा लिखा, क्या इसको लिखने पहली बात तो जरूरत थी नहीं, मुझे बताना था इसलिए लिखा, और ना ही ये लिखने की जरूरत थी, तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुमको देखना था कि इसने कहाँ गलती की, कांस्टेंट टर्म में, यानी इसने इनमें गलती कर दी, इन लोगों में, तो हमें ये नहीं देखना, इन दोनों का प्लस करके बीच में आ रहा है कहीं, इसमें आ रहा था, दूसरा देखना ही नहीं था, टिक मार देना था। या तुम्हारी नज़र सेकंड वाले पे पहले चली गई, तो तुमने कहा उसने दूसरे वाले ने x के कोफिशिएंट में गलती करी, तो तुम इन्हें नहीं देखोगे, तुम केवल इनको देखोगे। अब क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर पीछे वाला आता है, तो वो यहाँ आ रहा था, आंसर मारते और अपना एक नंबर लेते और आगे बढ़ते और दूसरे को बताते और थोड़ा क्या अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, और क्या। अगला अब कह रहा है, एक एपी का क्वेश्चन है, इस तरह लिखा है, A18 माइनस A14 इक्वल 32, कह रहा है डी बताओ, डी मतलब कॉमन डिफरेंस बताओ। तो मैंने कईयों दफ़े बताया है, कईयों दफ़े। डी, पहले तो उसने कॉमन डिफरेंस लिखा, तुमको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बहुतों की समस्या तो यही। ऑप्शन लिख दें पहले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ताकि आप कर सकें, फिर हम तो बता ही रहे हैं। खैर, -8 4 -4 और 8, चलो ये ऑप्शन है, अपना लगाते रहो। क्या बताया है, 2 मिनट लेते हैं,
मैंने ये बताया है फॉर्मूला, आपको पता है, जिसकी कोई नीड नहीं, मैं बिना मतलब में बता रहा हूँ। ये होता है फॉर्मूला, यहाँ नहीं लगाना है, मैं जो डायरेक्ट बताऊंगा उस पर ध्यान दो, क्योंकि इसी बार बताऊंगा। अगर सेम क्वेश्चन अभी फिर से मिल गया कोई दूसरा तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तुमको निकालना है A6 मान लो, तो तुम n की जगह 6 लिखोगे, यहाँ लिखोगे A, और n की जगह 6 में 1 गया 5 D, बस यही बताना था। मेरे कहने का मतलब अगर A6 बोले तो A+5D डायरेक्ट लिखो, अगर तुमसे A10 बोले तो A+9D डायरेक्ट लिखो, अगर तुमसे A20 बोले तो A+19D डायरेक्ट लिखो, बस यही बताना था, क्योंकि यहाँ हम करने जा रहे हैं। A18 बोले तो A+17D डायरेक्ट लिखो माइनस, A14 बोले तो A+13D डायरेक्ट लिखो, ब्रैकेट ओपन, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर माइनस कर देगा, ये हो गया कैंसिल। 17 में 13 गए 4D, तो D इक्वल तुम्हें दिख रहा होगा कितना, 8। अपना आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ABCD रेक्टेंगल है, जरूरत हो ना हो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि फिगर बनाने की जरूरत है कि नहीं। कह रहा है एक ABCD रेक्टेंगल है और उसके वर्टिसेस दिए हैं, B पे दिया है 4,0 और C पे दिया है 4,3 और D पर दिया है 0,3। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ वन इट्स डायगोनल इज, कोई एक मिला दो, उसने बोला है लेंथ ऑफ वन डायगोनल, कोई भाई दो डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये, लेंथ बतानी है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसको मिलाएगा, क्योंकि हमें इधर अननोन है, पता नहीं, तो बस हमें ये मिलाने की ज़रूरत है और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। क्या करते हैं, एक्स वाले दोनों माइनस किए जाते हैं, उनका स्क्वायर, 4 में 0 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 में 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, आंसर ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ऑप्शन शिट, आपका आंसर, सॉरी 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 एंड सॉरी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या सॉरी। हाँ, यहाँ से सीखने को क्या मिला आपको, आपको सीखने को मिला दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उनका फॉर्मूला होता है D इक्वल √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रेशियो, रेशियो का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है व्हाट रेशियो x डिवाइड, x एक्सिस डिवाइड, x एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को, एक लाइन सेगमेंट को, और वो लाइन सेगमेंट बनता किससे है, A से जिसके कोऑर्डिनेट है 3,6 और B से जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस का 12, -3। ऑप्शन पहले लिख देते हैं, हो सकता है आप कर रहे हो। 2:1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4:1 और 1:4। पहली चीज़ तो ये रेशियो का क्वेश्चन कैसे करते हैं, वही MN वाला अगर याद हो आपको तो। मैंने इस तरह के क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहला काम आपका फिगर बनाने का है। इन्होंने एक खास बात बोली, ये तो अक्सर जो होता था वो ये होता था कि ऐसी लाइन होती थी, यहाँ के कोऑर्डिनेट होते थे, यहाँ के होते जो कि इन्होंने दिए, ठीक है, ये कोई नया नहीं है। फिर एक कोई लाइन आती थी, वो इस पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती थी, उसी को हम बोलते थे M और N के रेशियो में डिवाइड करती। लेकिन और फिर वो या तो वो पॉइंट के बारे में कुछ बता देते थे, लाइन की इक्वेशन दे देते थे। इन्होंने थोड़ा अलग तरह से खेला, इन्होंने कहा एक्स एक्सिस है, ये जो है वो एक्स एक्सिस है। अब तुम एक्स एक्सिस की पूरी एक्सिस पे कहीं भी खड़े हो जाओ, ग्राफ जानते हो, ये है एक्स एक्सिस,
इस पूरी एक्सिस पर कहीं भी खड़े हो जाओ, चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ कहीं भी तुम्हें y का कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है y 0, यही इसका मतलब था। यानी वो ये कहना चाहता है ये जो पॉइंट है उसमें x तो है लेकिन y नहीं है, वो ये बताना चाह रहा था। x एक्सिस काट रही का मतलब x है लेकिन y नहीं है। ठीक, इधर है 3,6, उधर है माइनस का 12,-3। तुम्हें ये mn निकालना। मैंने कहा था अगर कभी रेशियो पूछे तो तुम k और 1 रखना। ठीक, अब इसमें तुम्हें करना कि ये है कि x वाले की ज़रूरत नहीं है, हमें x की तरफ से नहीं सॉल्व करना, हमें y वाले से सॉल्व करना है क्योंकि वहाँ 0 है। तो y इक्वल कैसे y वाले उठाने, 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6 प्लस -3 का मल्टीप्लाई k में तो आ जाएगा -3k अपॉन इन्हीं दोनों का सम जो क्या गया ये 0 के पास जा कर के ख़त्म। ये हो जाएगा 6 - 3k और इधर है 0, 3 के इधर आएगा बराबर 6, तो k बराबर आ गया 2, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अपना आंसर टिक करो। ये इतनी देर का सवाल था। यहाँ लॉजिक समझने वाली बात ये थी, दो बातें केवल। पहली ये कि x एक्सिस का मतलब ये कि वो पॉइंट में x होगा y नहीं होगा। इसी तरह वो उल्टा बोल सकते थे कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर 0 ये होता, यहाँ y होता। ठीक, एक ये बात। दूसरी बात ये, अगर यहाँ 0 है और यहाँ x है तो हमें क्वेश्चन यहाँ से नहीं सॉल्व करना है अपना, हमें इससे सॉल्व करना है। क्यों हम फिजूल में एक्स्ट्रा काम करें, हमें क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है। y की वैल्यू लिखनी, यहाँ भी y वाले लोग लिखने, y को पकड़ा उधर वाले से कराया, फिर इधर y को पकड़ा इधर वाले से कराया, अपॉन में इन दोनों का सम लिखा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, 0 तुरंत हो गया कि आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो फिगर हैं, एक फिगर ऐसे है और एक फिगर ऐसे है। यहाँ नाम है ए बी सी, यहाँ एंगल है 30, ये साइड है 45, ये साइड है 63, ये हो गया एंगल 20 और ये साइड है 72। इधर है P, इधर है Q, इधर है R, यहाँ है 5, यहाँ है 7, यहाँ है 130। कह रहा फाइंड एंगल P एंड एंगल R। ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन में कह रहा है 20, 30, 50, 40, 30, 20, 40, 50। ठीक, P ये R P R P R P R कैसे करेंगे, कोई आइडिया? अभी पता चल जाएगा। यहाँ 30, यहाँ 20, यानी ये हो गए 50, तो ये एंगल कितना आएगा, पक्का 130 आएगा। अभी तक आइडिया नहीं था लेकिन अब आइडिया हो गया। क्या, अगर यहाँ 130 है और यहाँ भी 130 है तो दिमाग में एक चीज़ घूमी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अगर ये 130 क्यू है और यहाँ ए का ये काम कर रहा है तो इन दोनों का इन दोनों से कोई ना कोई रिलेशन होगा, बोलो। बिल्कुल होगा, बस मैच करने की देरी है। ये 7 का कितने टाइम बन रहा है, ये 63, 9 टाइम बन रहा है, और ये 5 का भी ये 9 टाइम बन रहा है। अब पूरा पूरा श्योर हो गया कि दो साइडों का रेशियो और एक एंगल, क्या कहा हमने, दो साइडों का रेशियो और एक एंगल हमें मिल गए हैं जो कि वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और जब सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल बराबर हो जाते हैं। अब हमारा आंसर ना जो 20-30 वाला है वो सही है, ये तो कतई नहीं। एक बात कंफर्म हो गई। अब बस पता ये लगाना कि P 20 है या 30 है। पहली बात ये समझे तुम कि हमने पकड़ा कैसे, हमने निकाला, ये एंगल नहीं पता था, 130 निकाल लिया। जैसे ही 130 निकाल लिया, यहाँ भी 130। दिमाग में एक बात गई कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है। फिर अब एंगल पे और बात कर नहीं सकते क्योंकि इधर दिए नहीं है, इधर दिए, तो हम साइड में बात करने चले। हमने कहा यहाँ 7 है, यहाँ 45 नहीं बना, लेकिन यहाँ 63 है, 7 का 9 गुना है ये, और ये 5, ये भी 9 गुना हो रहा है।
तो पक्का कोई रिलेशन, यानी पी क्यू का रिलेशन है ए सी से और क्यू आर का रिलेशन है ए बी से, और सेम रिलेशन है, 9 गुना है, यानी दो साइडों का रेशियो आपस में इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ऐसी कंडीशन में दोनों ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर, और सिमिलर अगर हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। एक तो है ही, बाकी बच्चा भी इक्वल है। फिर हमने कहा कि अब आंसर या तो 20-30 ये या 30-20 होगा, लेकिन पी कौन आर कौन, ये बड़ी चीज। तो ध्यान से कहना, 7 वाली लाइन क्यू से पी पे गई और इसका रिलेशन ये, तो ए से ये सी पे ही तो गई, कितने एंगल पे जा रही है, 20, ये कितना बनाएगा, तो पी है 20। ये है हमारा आंसर, ये नहीं, खत्म। सिमिलैरिटी ढूंढनी है केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फिर से एक फिगर है और उस फिगर में एक है ट्रायंगल, ये है सेंटर, ठीक है, ये है बी, ये है क्यू, ये है पी, ये एंगल आपका है 95 और ये है ए, ये है ओ। कह रहा है पी क्यू टेंजेंट है, टेंजेंट है, ओ सेंटर है, ए ओ बी 95 है, तो फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी क्यू, कहाँ है, ए बी क्यू, ये निकालना है। ऑप्शन, ऑप्शन है पहला 85, 47.5, 95 और 42.5, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमें ये एंगल निकालना है। आता है आपको, बताइए, हमें ए बी क्यू यानी ये निकालना। अगर तुम्हें कुछ आता है तो वो ये कि अगर ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ से ये रेडियस हमने ड्रॉ की, तो ये पूरा एंगल 90 होगा। ये इतना आना चाहिए, चाहे इसमें यूज़ हो चाहे ना हो, मेरे कहने मतलब आपको इतना आना चाहिए। तो तुम कहो हाँ आता है, ये 90 है, तो तुम कहोगे इस 90 में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, ये इतना, तो ये बचा हुआ निकल आएगा। तो हम इस पे ही आ जाते हैं। तुम बड़े ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, उसमें ये ओ ए और ओ बी क्या आपस में बराबर नहीं है, दोनों रेडियस हैं। जब भी किसी ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, तो कहने का मतलब है एक्स प्लस 95 इक्वल 180, तो 2x, ये उधर माइनस होएगा जाकर के, तो 100 कितना आएगा, 85, हाँ, तो x इक्वल कितना आएगा, 2.5 चौकवाट 2 3 4 2, 42.5, यानी ये आ गया 42.5। अगर ये 42.5 है, अभी मैं एक तरीके से और ही बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये 42.5 है तो ये 90 में से 42.5 माइनस होगा, ऊपर पॉइंट नहीं था तो हम अपने मन से लगाते हैं, तो 0, ये तो 5, 7 और 4, 47.5 आंसर। अब आप कहेंगे दूसरा कौन सा तरीका, वही बता देते हैं। सुनो, एक कंसेप्ट ही है, इसमें ना सही दूसरे में लग जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या क्या पता होनी चाहिए कि अगर कोई एक कॉर्ड हो और कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा हो, उसी कॉर्ड से अगर हम सरकमफेरेंस पे एंगल बनाए तो उस कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है तो ऊपर वो आधा बनता है। तो 95 का आधा 47.5, और उसी कॉर्ड से जो टेंजेंट खींचे उनके बीच का एंगल इसके इक्वल होता है। डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट लगा सकते थे अगर जिसको ये बात पता थी तो। चित्र में खेल हो जाता, ना आपको ये निकालना पड़ता ना ये। क्या बात बोली, दो तरीके हैं सवाल को करने के, बहुत ध्यान से देखो। पहला ये कि तुम्हें ये पता है कि ये 90 होता है, तो तुमने कहा ये पता चल जाए 90 में से हम हटा देंगे तो ये निकल आएगा, तो तुम इसके पीछे पड़ गए, ये दोनों बराबर होंगे, तो तुमने ऐसे करके निकाल लिया। ये 42.5 आया, 90 में 42.5 हटाया, 47.5 बचा आंसर। दूसरा तरीका, हमने कहा ये कॉर्ड है, कॉर्ड से सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है उसी कॉर्ड से अगर सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है वो आधा हो जाता है, आधा कर दिया, और वो एंगल उसी कॉर्ड से अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो उसके एंगल के इक्वल होता है। खत्म, इतनी सी बात थी, याद रखना। डायरेक्ट आप मार सकते हो टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जितना समय लिखने में लगता है उतना सॉल्व करने में नहीं लगता।
फिर से एक फिगर वाला क्वेश्चन है, उसमें ऐसे कुछ बना हुआ है, ये है डायग्राम ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, कह रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये सर्कल इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब का मतलब अंदर बना है सर्कल। ठीक है, ए बी है 10, ए बी बराबर 10 और बी सी बराबर 12, सी ए बराबर 28। तो फाइंड करना है ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इक्वल क्वेश्चन। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन में कहता है 22, 25, 18 और 20। चलो, इस तरह के फिगर में दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि अगर कोई सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है, दो टेंजेंट जा रहे हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हमें यहाँ तीन जगह दिखेंगे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस पॉइंट से जब ये टेंजेंट खींचेगा तो ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा। पकड़ो किसी एक को, ए सी ना पकड़ो, ए बी ना पकड़ो, बी सी ना पकड़ो, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। खैर, इसका भी डायरेक्ट आंसर है अगर आप जानते हैं तो। तीनों का मिला करके डायरेक्ट भी बता रहे हैं, पहले डायरेक्ट नहीं बता रहे, पहले हम सीक्वेंस से बता रहे हैं फिर डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, वही डायरेक्ट याद रखना है, किसके लिए? टिक मारने के लिए। इन्होंने ए डी यानी ये, बी ई यानी ये और सी एफ यानी ये पूछा। अभी हम इसके बाद डायरेक्ट भी बताएंगे। ठीक है, पहले तो ये देखो, मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक, पूरा ए बी है 10 तो ये एक्स हटा करके तो ये 10 माइनस एक्स, तो ये भी 10 माइनस एक्स। पूरा है ए सी कितना? 28, 28 में 10 माइनस एक्स माइनस करोगे, 28 माइनस 10 माइनस एक्स करोगे तो 28 माइनस 10 प्लस एक्स, तो कितना आएगा? 18 प्लस एक्स, यानी ये 18 प्लस एक्स और ये भी 18 प्लस एक्स। ये 18 प्लस एक्स और ये एक्स मिला के हो गया 18 प्लस 2x, और ये पूरा 18 प्लस 2x यानी बी सी है, और बी सी दिया है 12। बोलो 12 ही दिया है, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ गया? x की वैल्यू तो माइनस में आ रही, खैर आने दो। हमें उससे क्या, ये उधर जाएगा -6, तो x इक्वल आ गया -3। अगर x -3 आया, जो कि नहीं आना चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया 3, ये 7, ये 7, मॉड लगा के चलना है। ठीक है, ये हो जाएगा 21 और ये आपका हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3, ऐसा ही कुछ। ए बी सी कितना है? 12, तो ये 15, 3 माइनस में लेना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस लेना, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 13, और ये कितना आ जाएगा? ये भी 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। ठीक है, खैर हमें निकालना क्या है? ए डी कितना है? 13 प्लस बी ई कितना है? बी ई -3 प्लस सी एफ कितना है? सी एफ ये वो है 15। तो 13 में 3 चले गए, बचे 12, 12 और प्लस 15, ये आ रहा 13 में 10, तो ये आ गया कितना? 25। आ रहा, क्योंकि वो मैंने माना, जस्ट माना। ठीक है, वरना होने को कैसे होता है वो भी देखना। ये वाली साइड एक एक छोड़ के, ये छोड़ के तो ये वाली, फिर ये छोड़ के ये वाली। कहने का मतलब ये था, या इतना मैंने तब भी इतना सारा इलेबरेट करके बता दिया। खैर ऐसे बताने की जरूरत नहीं थी, और हल्का भी हो सकता था क्वेश्चन। देखो क्या है, ये सब हटा दें अगर हम, तो ये है, जैसे देखो ये अगर A है तो ये A है, ये B है तो ये B है, ये C है तो ये C है। ठीक, इन्होंने AD यानी B प्लस BE का ये यानी A प्लस CF यानी C। क्या वो A प्लस B प्लस C नहीं पूछ रहे हैं? और ध्यान से देखो, अगर इन सबको जोड़ दो, 2A 2B 2C, तो 2A
प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इन सबको जोड़ करके यही तो आएगा कितना, 22 और 28 50, यानी 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी बराबर 50। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 25, वही आ रहा है। ठीक है, इससे कंसेप्ट बस आपको ये समझना था, मैंने 2 तरह से बता दिया। पहला वाला आइडिया नहीं रहता आप किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत नहीं थी, आपको बस ये जानना था कि ये लोग इक्वल होते हैं। एक कंसेप्ट सीखते चलो। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन केवल कॉट के अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन में है साइन अल्फा, फिर है सेक अल्फा, फिर है कॉसेक अल्फा और फिर है टैन अल्फा। करो, ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले यही बताया जाता है कि आप साइन कॉस में, अगर नहीं है क्वेश्चन, उसको साइन कॉस में ब्रेक करो। तो वही करेंगे, करें। तो 1 प्लस, या मैं कहूँ तो, या ना कहूँ तो, एलसीएम ले लें तो कैसा रहेगा, उसके बाद कर लें भाई। इसके नीचे 1, तो एलसीएम यही आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक, तो ये पूरा इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक अल्फा। एलसीएम किसी कारण से लिया, ध्यान से देखना। और ये कॉट स्क्वायर अल्फा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर अल्फा। और ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा पहले से था तो 2 बार हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब इसको कर दो ब्रेक, तुम्हें करना है तो क्या लिखोगे, 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, या चलो खैर अब क्या ही, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। तो क्या आएगा, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो आ जाएगा 2 साइन अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा। एक पोर्शन कट गया साइन अल्फा का। अब नीचे 1 प्लस साइन अल्फा है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे। ये तो बढ़ता चला जा रहा है क्वेश्चन, ऐसे क्यों, 1 माइनस साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। इसका छोटा तोड़ देखना पड़ेगा अभी। तो हो गया 2 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और ये क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। पर ये हमको यहाँ आंसर दिख नहीं रहा, क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। क्या हमने कोई गलती की है, ओ यस गलती तो की है यार, यहाँ स्क्वायर नहीं था, शिट। यानी ये आएगा आपका यहाँ पर कॉसेक, क्वेश्चन यहीं ख़त्म था, एक्स्ट्रा कर दिया, कोई नीड ही नहीं थी। इन दोनों में ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉसेक स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो बचेगा कॉसेक अल्फा प्लस 1 जो कि नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक अल्फा, ठीक है। तो आंसर हमारा कॉसेक अल्फा। फिर से देख लो क्या किया मैंने, पहले लिया एलसीएम लिया 1 प्लस कॉसेक अल्फा का, जो कि ये आया, तो ये इधर मल्टीप्लाई 1 में हो गया, तो एज इट इज़ लिख दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा लिख दिया, प्लस का कॉसेक अल्फा लिख दिया। इन दोनों में कॉमन आ गया कॉसेक अल्फा, ले लिया, अंदर बचा कॉसेक अल्फा प्लस 1, वो कट गया, जो आंसर आ गया।
बदल के एक दो लाइन और बढ़ जाती, नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले यानी नंबर 12 में कह रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस थीटा इक्वल 4/5, तो टेन थीटा बताओ। तो इस सिचुएशन में आप तुरंत फिगर बनाएंगे। पहले ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन में है 3/4, 5/3, 4/3 और 3/5। ये 4 आंसर, 3 आंसर, 1 आंसर, 2 आंसर। तो इस सिचुएशन में क्या बनाते हैं हम लोग, कॉस में होता है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 4, ये थीटा यहाँ बना लो, बेस हो गया 4, ये हो गया 5। ट्रिपलेट तुम्हें आना चाहिए 3 4 5 का, अगर ये 4 ये 5 तो ये पक्का 3 होगा। tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4 आंसर, पहला आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये, समय लगाने वाला तो एटलीस्ट नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लैडर है, बस लैडर पढ़ा, लैडर पढ़ते ही आपको ये फिगर बना लेना है तुरंत। कह रहा है एक लैडर है, एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का विद द ग्राउंड, और प्लेस है अगेंस्ट अ वॉल। वॉल के लैडर हमेशा ऐसे ही खड़ी हो, कुछ भी कहानी लिखी हो। कह रहा है इफ द फुट ऑफ द लैडर 2 मीटर अवे, 2 मीटर दूर है। तो कह रहा है लैडर की, यानी ये बताओ, यानी हमने एक्स मान ली। तुम अब बताओ ऐसा कौन है जिसमें बेस और हाइपोटेनस काम करे। बेस हाइपोटेनस कॉस में काम करता है, तो कॉस 60 बराबर 2/x, तो ये तो 1/2, 2/x, तो x बराबर क्या आ गया 4। ऑप्शन की खास जरूरत इसमें थी नहीं, जबकि इन्होंने ऑप्शन दिए थे, रूट में गलती हो जाती है वैल्यू पुट करने में बस। अगला एक सर्कल है, पहले ऑप्शन लिखते हैं इसके, वरना ऑप्शन लिख ही नहीं पाते फिर। ऑप्शन इसके पॉइंट में है 124.63, 130.57, 120.56 और 118.24। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 है, 14 रेडियस है। ठीक है, वो एक आर्क के साथ एंगल बन रहा है, कुल मिला के आर्क का क्वेश्चन। आर्क ये है सेंटर, एंगल बना रहा है कितने का 120 का, रेडियस 14, तो ये 14 होगी, और √3 की वैल्यू दी इन्होंने 1.73। एरिया ही पूछ रहे होंगे और एरिया पूछ रहे हैं। ठीक है, एरिया पूछ रहे हैं, वो भी किसका, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया पूछ रहे हैं वो सेगमेंट का, सेगमेंट तो इसको कहते हैं। निकाल के देखते हैं, अगर मैच करता है तो ठीक। हमने बताया कि अगर आपसे सेक्टर का एरिया पूछे चाहे सेगमेंट का एरिया पूछे, आपको सेक्टर का एरिया तो एटलीस्ट निकालना ही निकालना, तो पहले हम वही निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है θ/360 πr स्क्वायर। मुझे लगता है उन्होंने इस पूरे का एरिया पूछा होगा, सेगमेंट लिख दिया होगा। ठीक है, किसी तरह ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर में इतना बड़ा नहीं पूछेंगे। यहाँ पर 120, यहाँ 360, लेकिन √3 बोला है भाई, इसका मतलब पूछा है। √3 की वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब पूछा है। गुड, पूछा है। कोई नहीं पूछा है तो इसको लिखा 22/7 और r² यानी 14 × 14। ये पूरा का पूरा कट गया 3 बार में, 7 से कट गया 2 बार में, तो क्या आएगा 22 दूनी 44, और 14 से मल्टीप्लाई कराओगे 44 का, 14 चौको 56, और 14 चौको 56 और 5 61, 616/3 आ गया। ये आया इस पूरे का, इस पूरे में से इस ट्रायंगल का माइनस करना होता है, तो 616/3 माइनस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो तुम ये कहोगे, क्या कहोगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। अगर तुम जानते हो कुछ तो
अगर जानते हो तो ये जानो कि हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ 90 बनाते हैं, क्योंकि अगर ये 120 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल तो हमें पता ही है कितना भाई 120, तो इन दोनों को मिला के 60 होगा, तो ये 30, ऐसी तो कहानी होगी। और ये भी फिर 60 बन जाएगा, ऐसे कुछ ध्यान से देखते चलना। अगर ये 90, हमें ये पता है 14, और हमें क्योंकि चाहिए ये परपेंडिकुलर, क्यों चाहिए, या हमें कुछ भी मिल जाए, हमें तो चाहिए क्या इसका एरिया निकालने के लिए, बेस अब परपेंडिकुलर, ऐसे तो कुछ चाहिए, तो हमें चाहिए, बल्कि दोनों ही चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो पहले एक से शुरू करते हैं, जिसमें ये हाइपोटेनस और बेस मिल जाए वो होता है कॉस, तो कॉस 30 इक्वल ये बेस यानी मान लो x है, तो x अपॉन 14, तो ये हो गया √3/2 x अपॉन 14। ये भाई इतना बड़ा नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 14√3/2 यानी कि 7√3। तो हम यहाँ लिखते चले 1/2, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आया है 7√3, तो पूरा हो जाएगा 14√3 इंटू हाइट अभी निकालते हैं। हाइट क्या आएगी, हाइट के लिए आपको साइन लगाना पड़ेगा, तो साइन 30 इक्वल ये मान लो y है, y अपॉन 14, तो ये 1/2 इक्वल y अपॉन 14, तो y इक्वल आ गया 7, तो यहाँ लिख दोगे 7, 2 से कट गया 7 बार में, तो ये -49√3 और यहाँ पर 616/3। इसको अगर हम डिवाइड भी करें तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, ऐसे कुछ आएगा माइनस। यहाँ पर अगर हम करें √3 से 49 का मल्टीप्लाई 1.73 से, ये तो काफ़ी बड़ा बैठ रहा भाई। 27, 4 12 13 14, 9 7 63 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, फिर 49, 7 7 9 1 10 4 14, 7 4 3 7 और 1 8, यहाँ डेसिमल 84.77। देख लेते हैं लगभग में कहीं आ रहा है क्या। अगर हमें पॉइंट भूल भी जाएं तो 205 में से 84 या हम कहें 85 हटा दो, तो कितना, पहले 5 हटाओ तो 120 के आसपास है, ये है आंसर। ये तो खैर नहीं आएगा, यकीन मानिए गलत होगा, सैंपल पेपर है भाई, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, उतना ध्यान दो। अरे तुम एक नंबर का ही सोच के क्यों कर रहे हो, तुम ये सोचो उधर आ गया, किधर, उधर देखो, फिर से देख लो, तुम्हें एंगल 120 दिया और ज़रूरत पड़ गई ट्रायंगल का एरिया निकालने की, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत पड़ गई सेगमेंट का एरिया निकालने की। तो हमने कहा सेगमेंट बोले और चाहे बोले सेक्टर, पहले सेक्टर निकालो, हमने निकाला। उस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करने चले, तो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये हमने लाइन की है परपेंडिकुलर, यानी ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये है, और बेस हमें नहीं पता और ना ही परपेंडिकुलर पता था, तो हमने ये कहा यहाँ से डाल लो एक परपेंडिकुलर, तो ये 30 होएगा ही, क्योंकि ये पूरा 120 है, इन दोनों का ये दोनों इक्वल होंगे, तो 60 होगा मिला के, तो अकेले अकेले 30, ये 30, तो हमने लगा लिया पहले cos 30, तो ये बेस निकल आया, उसका डबल यहाँ लिख दिया, फिर हमने लगा दिया sin 30, तो ये निकल आया, तो लिख दिया, सॉल्व करके आपके सामने आंसर है। आपको भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 करने जा रहे हैं। समय तो लग रहा है इसमें, हमें लगा था फटाफट नहीं पड़ जाएंगे, लेकिन ये मिक्स क्वेश्चन है, टिक वाले वैसे नहीं है ना, इन्हें बिना करे आप कैसे छोड़ सकते हो। खैर करने तो हैं। अब कह रहे हैं एक पेंडुलम है, पेंडुलम देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, तो अगर मैं बना भी दूँ ऐसे घूमता है वो, ठीक है, तो अगर ये खूब से खूब इधर जाएगा उधर, कुल मिला के फिर से एक सेक्टर जैसी कहानी बन गई। एंगल बना रहा 30 का, ठीक है, इसके भी ऑप्शन लिख लेते हैं, 8.8, 17, 15.8, 16.8, ठीक है। एंगल बना रहा है 30 का और आर्क लेंथ है 8.8, ये है, ये 8.8 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये हमें निकालनी है। कुल मिला के वो रेडियस जैसी चीज़ मांग रहा है वो, चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ एक कंसेप्ट ये कि अगर एक ये सर्कल है और सर्कल को हमने यहाँ से दिया काट,
पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस बोला जाता है और एक टुकड़े को बोलते हैं आर्क। तुम कहोगे पूरा होता है 2πr, अगर टुकड़ा निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। जैसे एक टुकड़ा का एरिया निकालना होता है तो वहाँ πr² लिखते हैं, आर्क लेंथ निकालनी है तो 2πr लिखते हैं। एंगल बस पता होना चाहिए, इसमें दिया 30, ये है 360, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर है कितना नहीं पता आर, और ये आर्क लेंथ दी कितनी 8.8, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आएगा 10, 30 से पूरा कट जाएगा कितने बार में 12 बार में, 22 से ये पूरा 88 कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में, फिर ये 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, फिर ये 12 7 मल्टीप्लाई होकर इधर आएंगे 12 7 84, 84 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 168 और बटे में है 10, तो 168 की कहानी ये दे रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमें लग रहा है हम 20 ही कर पाएंगे, वीडियो बड़ा होता चला जा रहा है। खैर 20 के ही बना लेंगे क्योंकि एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, केवल हमें करना हो तो हम करते चले जाएं और आपको एक्सप्लेन भी करना है। खैर अब डाइस का क्वेश्चन, एक डाइस है उसको फेंका गया, भाई ध्यान से देख लो, अगर एक डाइस फेंकें तो उसके टोटल आउटकम बनेंगे 6, 2 डाइस फेंकोगे तो आउटकम बनेंगे 6 का स्क्वायर यानी 36, 3 का पूछेगा नहीं वरना 6 की पावर 3 कर देना, बस 2 का पूछता है हद से हद, इन्होंने 1 का पूछा है तो एक डाइस फेंक रहे हैं तो उसके आउटकम कितने आएंगे 6, तो अपॉन में तो लिख लो 6, इसकी कहानी की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ा तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर की, इवन नंबर की 6 जो हम फेंकते हैं उसमें 1 2 3 4 5 और 6 यही तो आते हैं, इसमें इवन कितने 1 2 और 3 ही तो हैं, तो यहाँ 3 लिखोगे तो 1/2 आंसर है। खैर इसमें हमने ऑप्शन लिखाने ज़रूरत थी नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, नंबर 17 मतलब खतरा। कह रहा है पहले ऑप्शन लिखेंगे इस बार हम 1/15, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ही भूल जाते हैं सवाल करने के चक्कर, खैर भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं, आपको आना चाहिए। फिर आखिरी ऑप्शन है 2/5, 3 है सड़े अंडे, कितने 3 रॉटन एग, रॉटन एग का मतलब समझते हो सड़े अंडे, इनको मिला दिया है किसके साथ 12 अच्छे अंडों के साथ, 3 सड़े अंडों को 12 अच्छे अंडों के साथ मिला दिया, हम कहें कि अब टोटल अंडे हो गए 15, सड़े अच्छे से मतलब में टोटल हो गए, फिर हमने एक अंडा रैंडमली चूज़ किया तो प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि वो ख़राब है, ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल है 15, ख़राब कितने हैं 3, काटोगे तो आंसर इनमें से 1/5, ख़त्म, सिंपल। अगला नंबर 18, इस तरह के आते हैं टिक वाले में, पता नहीं पहले कैसे दे दिया यार, इसमें जितना लिखने में नहीं लग रहा ना, खैर कोई नहीं। अब इन्होंने लंबी सी बनाई टेबल, यहाँ कुछ लिखे मार्क आर्क, फिर यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर यहाँ पर ऊपर <10, फिर यहाँ <20, फिर यहाँ ऐसे ही <30, फिर इधर ऐसे ही 40, फिर इधर 50, इधर 60 तक ही है, यहाँ 3, यहाँ 12, यहाँ 27, यहाँ पे 57, यहाँ 75 और यहाँ 80, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा। पूछा क्या, कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन मार्क्स, ठीक है 80 लड़के हैं टोटल, कितने 80, ठीक है बढ़ता चला जा रहा। एक चीज़ हमें यहाँ से एक बात समझ में आ गई, वो ये कि ये बढ़ता चला जा रहा है तो ये F नहीं है, ये है CF, ध्यान रखना तुरंत, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, इन्होंने पूछा है मॉड क्लास, देखो मोड बोले चाहे बोलते मॉडल, तुम्हें मोड ही निकालना है। सबसे पहले तो ये गलत लिखा है, हमें इसको सही करना है। सही कैसे करते हैं, पहले ऐसे लिखो इसको 3 12 27 57 75 और 80, ये CF है, हमें चाहिए F। मॉड के लिए हमें CF नहीं चाहिए होता है, F चाहिए होता है। F निकालो, 3 को 3 लिखोगे, घटाओगे तो यहाँ 9, ऐसे घटाते चले जाओ, कितना आएगा 15,
घटाओ कितना आएगा 20, 30 ही आएगा। ये घटाओगे तो कितना आएगा 20 नहीं 18, फिर इधर घटाओगे तो कितना आएगा 5। सबसे ज़्यादा कौन है फ्रीक्वेंसी 30 वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये लेस देन 40 वाली कहानी पे जाएगा। लेस देन 40 मतलब हम कहें तो 30 से 40 वाली लाइन पे जाएगा। ऑप्शन में लिखे क्या, शिट, ओ शिट शिट शिट, ऑप्शन में यही था 30 से 40। अब क्या लिखने का मतलब, कोई लिखने का मतलब नहीं। मेन मतलब ये था 3 लोग होते हैं, मैं फिर से जो है बोल दे रहा हूँ कि मीन मीडियन मोड 3 लोग होते हैं। मीन के लिए आपको x चाहिए नंबर 1 पे, बस f तो दिया होता है। मीन के बाद मीडियन आता है, मीडियन के लिए आपको x नहीं चाहिए, अननेसेसरी निकालते मत बैठना। आपको चाहिए होता है ओनली और ओनली CF। जैसे इन्होंने CF दे दिया था, उसमें अगर दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप CF निकालते हैं। मोड के लिए आपको केवल F चाहिए, केवल F, ना X ना CF, ओनली F। तो इन्होंने CF दिया था तो हमें हो गई दिक्कत, हमें आपको F निकाल लिया हमने। सबसे ज़्यादा वाला लाइन होता है, तो ये आ गया इसका रेंज, ठीक है, यही पूछा था इंटरवल। अब नंबर 19, अगर आप पेपर देते हैं सैम्पल पेपर तो आपको पता होगा कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है एक कपड़े का पीस है, अ पीस ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड कंप्लीटली कवर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी उसको किसी कवर करना है, सॉलिड को कवर करना है, चारों तरफ से ढकना है। और सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन सरमाउंटेड ऑन इट, मतलब वो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर बना है कोन। क्या वो ये वाली कहानी कह रहा है? इसको ढकना है। ढकने का मतलब समझते हो, चारों तरफ से ढकने का मतलब ये बाहर बाहर देखो, कोन में कर वाला छिपेगा और इसमें भी ये कर वाला पोर्शन छिपेगा, ठीक है। तो कर वाले एरिया की ही बात हो रही है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। रेडियस दी है, हाइट दी है, और एरिया बोल रहा है 463.39 क्या है। चलो अभी चेक कर लेते हैं इसको, बाकियों को हटाएं पहले। हाँ, रेडियस है कितना, रेडियस 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 है 7, और हाइट है कोन की 1, ठीक है। रेडियस तो दोनों के लिए कॉमन काम करेगी, हाइट बस जरूर थोड़ा 1 है। तो हमें अगर एरिया निकालना है तो मैंने पहले बताया पाई आर एल कोन के लिए काम करेगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर स्फीयर के लिए काम करेगा। एल कितना आएगा, एल निकालने के लिए अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी अंडर रूट 50, यानी कि हम कहें तो 5√2, यानी कि हम और अच्छे से कहें तो 5 × 1.414 होता है, उतना ना जाए तो हम 7 पे खेल जाएं। 7 आ गया, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना 7 मल्टीप्लाई एल कितना 7। ओहो, लगभग में 7 है, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी लगभग में चाहिए। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई सेम सेम आ गए लोग, तो पूरा ही सेम है भाई साहब। तो ये 3 टाइम हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, 66 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 7 छंग 42, 66 मल्टीप्लाई 7, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, लगभग में तो आ ही गया था, यानी आएगा, इसका मतलब ये आंसर माना जाएगा, ठीक है ना, यानी ये सही है, लगभग में आ गया, क्योंकि यहाँ वैल्यू मैंने और 1/4 लेते तो लगभग आ जाता, यानी ये इन्होंने जो पहला दिया क्या बोलते हैं असर्शन, हाँ असर्शन आपका सही है। रीजन में कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज, ये बात लिखी है और फिर बताओ सही है कि नहीं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये बात लिखी है, तो ये सही है गलत है, तो आप कहेंगे पूर्णतया गलत है। क्यों गलत है, कर्ड नहीं बोला है इन्होंने, सरफेस एरिया बोला, और सरफेस जब केवल आप
हेमिस्फेयर की बात करोगे तो उसमें ऊपर की सरफेस भी आएगी। ये जो नीचे का सरफेस आएगा वो 2πr², ऊपर πr² यानी 3πr² आंसर होना चाहिए, तब ये सही होता है। यानी इसका असर्शन सही है, रीज़न गलत है। दूसरा आ जाओ। दूसरे में कह रहा है, दूसरे में भी बहुत कुछ कह रहा है। दूसरे में कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज SN, फॉर्मूले से बोल रहा है 2n 2a प्लस n-1 और d। ये होता है क्या फॉर्मूला? तो आप कहेंगे नहीं होता है भाई, n/2 होता है, या 2n लिख के दे दिया, गलत हो गया। बस फिर हमें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है कि है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन AP गिवन द फॉर्मूला 2n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और दूसरे में कह रहा है 15 टर्म्स का जो सम है 2, 5, 8 वो है 345। ये सही है गलत, ये बताओ। पहले n टर्म्स का सम, तो ये तो होता नहीं है, तो इसको निकालने की जरूरत क्या है? यानी इसमें क्या क्या ऑप्शन है? A and R ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, A and R ट्रू बट R नॉट, A फॉल्स। हाँ तो A फॉल्स, ठीक है भाई। यहाँ n/2 होता है, n/2 2n ब्रैकेट l-1 इंटू d। तो काफ़ी ही हो गए क्योंकि लेंदी थे कुछ क्वेश्चन, 60 तो नहीं लेकिन 20 हो गए, ठीक है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। ओके।